गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरपीजीपीसी दौसा के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के EL 301 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें आज हम ले रहे हैं 2016 में आया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आज हम देखेंगे। तो इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। इन RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यानी कि RC कला विस्थापन दोलित्र में ऑप्शन दे रखे हैं। नो नीड ऑफ फीडबैक, फीडबैक फैक्टर इज लेस देन यूनिटी, स्क्वायर वेव आउटपुट और प्योर साइन वेव आउटपुट। इसमें क्या होता है कि ये पूछ रहा है कि RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में क्या होता है। तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि सस्टेन ऑसिलेशन, जो भी ऑसिलेटर था उसके अंदर हम एक टर्म यूज़ कर रहे थे, सस्टेन ऑसिलेशन। सो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है वो देखते हैं। RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हमें पता है कि RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में फीडबैक तो होता ही है। फीडबैक यानी कि नीचे हम 3 पेयर R और C रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के 3 पेयर हम लोग यूज़ करते थे। ईच पेयर जो है वो 60 डिग्री का फेज शिफ्ट देता था। टोटल 180 डिग्री का फेज शिफ्ट तो आपको फीडबैक से मिलता था और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आपको BJT से मिलता था, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की वजह से। तो टोटल 360 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया। और 360 डिग्री का फेज शिफ्ट जब आप वापस इनपुट को देते हैं तो आपका वो सर्किट ऑसिलेटर की तरह काम करता है। तो जो पहला है नो नीड ऑफ फीडबैक, ये तो गलत है। उसके बाद आप देखेंगे कि स्क्वायर वेव आउटपुट, तो क्योंकि स्क्वायर वेव आउटपुट आपने पढ़ी होगी जब क्लास ली होगी, तो स्क्वायर वेव आउटपुट उसमें हमको नहीं मिलता। हम साइन वेव देते हैं, साइन वेव ही मिलती है 180 डिग्री के फेज शिफ्ट से। प्योर साइन वेव आउटपुट ये भी आप नहीं कह सकते हैं। बी ऑप्शन को आप देखें, फीडबैक फैक्टर इज लेस देन यूनिटी, ये आपका उत्तर सही है। उत्तर सही इसलिए है क्योंकि आपने जब ये क्लास में पढ़ा होगा, आपको पता है कि जो गेन जो आपका बार्कहाउसन क्राइटेरिया है वो ये होता है कि आपका जो लूप गेन है वो 1 होना चाहिए। अब ये जो AB है ये क्या होता था, ये गेन होता था उस एम्पलीफायर का लूप का। अब गेन हमें पता है कि गेन एक इंटीजर होता है, तो ये गेन ये कुछ भी हो सकता है, 2, 5, 10, 15 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो RC फेज शिफ्ट है उसके अंदर ये जो गेन होता है ये होता है कितना, -29 के करीब अप्रोक्सीमेटली, जब हम इसका कुछ वैल्यू रखते हैं। सो -29 भी नहीं मानते हुए हम मानते हैं कि ये जो गेन है ये हमारा AB बीटा इजिकल टू 1 है। ये गेन मान लो कुछ 5 है। अब ये 1 होने के लिए आपको बीटा की वैल्यू 1/5 रखनी पड़ेगी, तभी आपका आउटपुट 1 आएगा। 5 से 5 जब कटेगा तो अब आप कह सकते हैं कि जब AB एक इंटीजर है तो बीटा तो ऑब्वियसली 1 से कम होगा, 1/5 है तो 1 से कम है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो होगा बीटा बी, कि इसका जो फीडबैक फैक्टर बीटा है वो लेस देन यूनिटी होता है। ये आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर यूज पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, बोथ टाइप ऑफ फीडबैक एंड नो फीडबैक। व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर, देखिए आपने पढ़े होंगे इनकी, जब अपने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जो हमारे ऑसिलेटर होते हैं वो अलग अलग रेंज के होते हैं। ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर होते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर होते हैं, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर्स होते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर्स होते हैं। ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी में 2 आते थे हमारे पास। एक तो RC ऑसिलेटर जो होते हैं वो दोनों ही आते हैं। तो RC में 2 होते थे, RC फेज शिफ्ट और ये आपका व्हीन ब्रिज। ये दोनों RC सर्किट यूज़ करते थे, तो दोनों को हम RC ऑसिलेटर भी कहते हैं। और ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी यानी इनकी जो ऑसिलेशन रेंज, आउटपुट पे जो फ्रिक्वेंसी सिग्नल देंगे, साइनसॉइडल सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, वो किलो हर्ट्स रेंज के होंगे, क्योंकि ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज किलो हर्ट्स में होती है। तो व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर जो है वो जो है उसके अंदर क्या यूज़ करता है। पहली बात तो इसके अंदर जो पूछ रहा है वो बात ये नहीं पूछ रहा है कि उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है, वो ये अगले क्वेश्चन में आएगी ये बात। तो आप तो ये ध्यान रखें कि हमें ये पता होना चाहिए ऑसिलेटर में कौन सी फीडबैक होती है। देखो, एक एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में यही फ़र्क होता है कि एम्पलीफायर जो होता है उसके अंदर नेगेटिव फीडबैक होती है। नेगेटिव फीडबैक उसके जो आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उससे उसका गेन
घट जाता था, लेकिन जो ऑसिलेटर होता है, ऑसिलेटर बिना किसी इनपुट के आउटपुट देता है, तो उसी बिना इनपुट के आउटपुट देने के लिए हम इसके अंदर पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करते हैं। ये आपको जो ऑसिलेटर की एक रिक्वायर्ड कंडीशन है, जो 3-4 कंडीशन होती है, उसके अंदर सबसे ज़रूरी कंडीशन जो होती है वो पॉजिटिव फीडबैक होती है। अब आप इसमें 4 ऑप्शन में देख लीजिए, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो यही है कि इसमें पॉजिटिव फीडबैक जो है वो यूज़ की जाती है वीन ब्रिज ऑसिलेटर में। वीन ब्रिज में नहीं, बल्कि हर किसी ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक ही यूज़ की जाती है, तभी ऑसिलेटर बनता है। इसलिए चीज़ को ध्यान रखें कि ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन कि सूटेबल ऑसिलेटर टू जनरेट ए फ्रिक्वेंसी सिग्नल ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज़। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फ्रिक्वेंसी रेंज बताई थी, वो फ्रिक्वेंसी रेंज का कंसेप्ट यहाँ काम आएगा। तो ये बोल रहा है कि 1 मेगाहर्ट्ज़ का अगर आपको सिग्नल प्रोवाइड करना है, जनरेट करना है, तो उसके लिए आप कौन सा ऑसिलेटर यूज़ करोगे। तो देखो मैंने आपको बताया था आरसी ऑसिलेटर जो होते हैं, फेज शिफ्ट और वीन ब्रिज ऑसिलेटर जो है वो आरसी होते हैं, यानी किलोहर्ट्ज़ रेंज प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं अब आंसर में। नीचे है हार्टली ऑसिलेटर और नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। बचा क्या, हार्टली ऑसिलेटर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हार्टली ऑसिलेटर। हार्टली ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर और आपका क्लैप और क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये सारे जो हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर्स होते हैं, यानी कि इनकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी की होती है, यानी मेगाहर्ट्ज़ रेंज की का सिग्नल ये आपको देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाई फ्रिक्वेंसी हाइब्रिड पाई मॉडल अगर आप बनाते हैं तो अर्ली इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखो अर्ली इफेक्ट का यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो आता है बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस से। जब हम हाइब्रिड पाई मॉडल बनाते हैं तो हाइब्रिड पाई मॉडल में जो इनपुट साइड है बेस टू एमीटर, यानी RBE रेजिस्टेंस, यानी बेस से एमीटर कितने कौन कौन से जंक्शन होते हैं। अगर आप BJT बनाओ तो BJT बनाए तो हम देखो, एक तो होता है बेस टू एमीटर जंक्शन, बेस टू कलेक्टर जंक्शन। अब ये दोनों जंक्शनों से एक तरह का रिटार्डेशन मिलता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, तो वो उनको रेजिस्टेंस की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो बेस टू एमीटर RBE और RBD-C, तो ये दोनों हैं। अब आप थोड़ा सोचें कि अर्ली इफेक्ट क्यों आएगा। अर्ली इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अर्ली मतलब आपका जो सिग्नल है वो बेस को जब आप देंगे तो बेस की विड्थ बहुत कम होती है। तो बेस की विड्थ कम होने के कारण भी वो तो कुछ न कुछ तो रेजिस्टेंस तो आपको आपके सिग्नल को प्रोवाइड करेगा ही ना, कुछ तो रेजिस्टेंस तो देगा ही। तो उसको बोलते हैं हम अर्ली इफेक्ट। तो वो जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस या अर्ली इफेक्ट रेजिस्टेंस, और उसका जो सही उत्तर है वो RBB' है। ये देखिए B इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि फार्मूला फॉर कॉमन एमीटर शॉर्ट सर्किट करंट गेन इज। अब आप एक चीज़ ध्यान रखें, शॉर्ट सर्किट करंट गेन क्या होता था। तो शॉर्ट सर्किट का इसकी जो डेफिनेशन क्या होती थी कि वो फ्रीक्वेंसी रेंज इनपुट सिग्नल की वो फ्रीक्वेंसी रेंज जिस पर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में जिसमें उसका जो लूप गेन है वो यूनिट हो जाए। तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो FT है ये उसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी को बोला जाता है शॉर्ट सर्किट करंट गेन के अंदर जो FT, इसको बोलते हैं गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, पहली चीज़ तो आप इसका आंसर ढूंढने के लिए थोड़ा सा आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। कैसे ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, कॉमन एमीटर आपसे पूछा, देखो कॉमन एमीटर, अभी इस सर्किट में देखिए आप कॉमन एमीटर कहाँ पर है। देखो पहले में है HFB, तो FT इजिकल टू HFB। HFB हमें पता है कि हमेशा कॉमन बेस में यूज़ किया जाता है, तो HFB जहाँ पर है वहाँ वो कट जाएगा, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन तो आपका कट गया। पहला और दूसरा ये जो है ये आंसर नहीं है आपका। आगे जो आंसर आता है वो ये आता है कि FT इजिकल टू HFE F बीटा, और देखो HFB चौथे ऑप्शन में भी आ रहा है। देखो ये रहा FT इजिकल टू HFE इंटू HFB, ये भी पॉसिबल नहीं है, HFB आ रहा है। तो तीसरे ऑप्शन में क्या है, FT इजिकल टू HFE F बीटा। देखो हमें पता है कि जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर यूज़ करते हैं उसके अंदर हम बीटा यूज़ करते हैं करंट गेन के लिए, तो बीटा यहाँ आ रहा है और HFE आ रहा है, यानी कॉमन एमीटर आ रहा है। तो हमारा जो सही उत्तर आएगा वो आंसर आएगा C। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा C। ये सॉरी D हो गया आंसर C, फार्मूला फॉर कॉमन एमीटर शॉर्ट सर्किट करंट गेन। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सो इसके आगे के सॉल्यूशंस के लिए हम आप जो है वो नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।